गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। पुणे से देश भर के लिए कोविशील्ड की पहली खेप सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना। युवा संसद में बोले पीएम, निडर, बेबाक, साहसी और आकांक्षी युवा ही भविष्य की नींव। ऑनलाइन नहीं, स्कूलों में ही होगी प्री बोर्ड परीक्षाएं, स्कूल खोलने की तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। किसान कानून लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, बात करने के लिए बनेगी कमेटी। और हिमाचल में अंतिम ड्राई रन पूरा, 16 जनवरी से टीकाकरण। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल द रीव टाइम्स में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में आज से निर्णायक चरण की शुरुआत हो गई है। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के बाद पहले दिन आज कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रवाना कर दी गई है। आज सुबह 5 बजे वैक्सीन को ट्रकों में भरकर पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इन ट्रकों में वैक्सीन के लिए जरूरी तापमान का खास ध्यान रखा गया है। पुणे एयरपोर्ट से इन वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। आज सीरम इंस्टीट्यूट से पहले ट्रक्स गए हैं वैक्सीन के, और आज से ये पूरे देश में वितरित होने वाले हैं। तो सुरक्षा के हम लोगों ने बंदोबस्त यहाँ पे रखा हुआ है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर ट्रक मंजरी स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से निकलकर 15 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से देश की अलग अलग जगहों पर वैक्सीन को भेजा गया। कोविशील्ड वैक्सीन को पुणे से जिन जगहों पर ले जाया गया उनमें दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, करनाल, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर शामिल है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को एडवांस में ही 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया था। भारत वैक्सीनेशन के पहले चरण में 16 जनवरी से 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को वैक्सीन देना शुरू करेगा। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन एक्सरसाइज होगी। उन्होंने कहा कि भारत में अगले कुछ महीने में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका दिया जाएगा, जबकि दुनिया भर के 50 देशों में एक महीने में अब तक सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि समय गुजरता गया, देश आज़ाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव अब भी उतना ही है। अध्यात्म और राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने जो कहा, जनसेवा, जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतने ही तीव्रता से प्रभावित होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक और अनमोल उपहार दिया है। ये उपहार है व्यक्तियों के निर्माण का, संस्थाओं के निर्माण का। इसकी चर्चा बहुत कम ही हो पाती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ही हैं जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव है जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण टिका हुआ है। देश भर के मेरे युवा साथी, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का ये दिन हम सभी को नई प्रेरणा देता है।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में पीएम मोदी ने कहा कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार और जिनका लक्ष्य अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाना है। ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में तानाशाही के साथ ही अक्षमता को भी बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वंशवाद की राजनीति पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि पहले देश में ये धारणा बन गई थी कि अगर कोई युवक राजनीति की ओर रुख करता है तो घर वाले कहते थे कि बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि राजनीति का मतलब ही बन गया था झगड़ा, फसाद, लूट खसोट और भ्रष्टाचार करना। लोग कहते थे कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन सियासत नहीं बदल सकती। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि स्वामी जी कहते थे कि पुराने धर्मों के मुताबिक नास्तिक वो है जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता, लेकिन नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो खुद में भरोसा नहीं करता। पीएम मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यक्तियों के विकास और बेहतर व्यक्तियों से बेहतर देश बनाने पर केंद्रित है। यह नीति हमारे युवाओं की समझ, उनके निर्णय और उनके विश्वास को प्राथमिकता देती है। स्वामी विवेकानंद शारीरिक और मानसिक शक्ति को समान वरीयता देते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज का ये दिन इसलिए भी विशेष हो गया है कि इस बार युवा संसद देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है। ये सेंट्रल हॉल हमारे संविधान के निर्माण का गवाह रहा है। मोदी ने कहा कि समय गुजरता गया, देश आज़ाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं स्वामी जी का प्रभाव आज भी उतना ही है। अध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा, राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने जो कहा, जन सेवा, जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतनी ही तीव्रता से प्रवाहित होते हैं। आज का दिन विशेष इसलिए भी हो गया है कि इस बार युवा संसद देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है। ये सेंट्रल हॉल हमारे संविधान के निर्माण का गवाह है। देश के अनेक महान व्यक्तियों ने यहां आजाद भारत के लिए फैसले लिए, भारत के भविष्य के लिए चिंतन किया। मन में कल्पना कीजिए कि जिस जगह पे देश के वो महापुरुष बैठे थे, आज वहां आप बैठे हैं। देश को आपसे कितनी अपेक्षा है। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है कि उस समय क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से भी, दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। देश आजाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं स्वामी जी हमारे बीच ही होते हैं, प्रतिपल हमें प्रेरणा देते हैं। उनका प्रभाव हमारी चिंतन धारा में कहीं न कहीं नजर आता है। आध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा, राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति को लेकर उन्होंने जो कहा, जन सेवा से जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतनी ही तीव्रता से प्रभावित होते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती का ये दिन हम सभी को नई प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत महोत्सव के 3 राष्ट्रीय विजेताओं के विचारों की सराहना से की। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों विजेताओं को शुभकामनाएं भी दी। हिमाचल में फरवरी में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं स्कूलों में ही होगी। ऑनलाइन परीक्षा लेने की संभावना बहुत कम हो गई है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में स्कूल खोलने की तैयारी में जुटे शिक्षा विभाग ने फरवरी अंत तक प्री बोर्ड परीक्षाएं लेने का शेड्यूल बनाना शुरू कर दिया है। नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
फरवरी में कोरोना संक्रमण के मामले को देखने के बाद ही 5वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं लेने का फैसला होगा। पहली से चौथी और छठी 7वीं कक्षा की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन, इसको लेकर भी आने वाले दिनों में ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। 15 जनवरी को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बोर्ड कक्षाओं के लिए स्कूल 27 जनवरी से खोलने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। स्कूल खुलने को लेकर सरकार की मंजूरी मिली तो ही 27 जनवरी से हिमाचल के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं नियमित शुरू कर दी जाएंगी। शीतकालीन स्कूलों को खोलने का फैसला मौसम के मिजाज को देखकर लिया जाएगा। फरवरी में इन दोनों कक्षाओं की प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी है। बीते दिनों शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ही परीक्षाएं लेने की योजना बनाई थी। अब स्कूल खुलने की स्थिति को देखते हुए योजनाओं को बदला जा रहा है। मंत्रिमंडल के समक्ष भी इस मामले को रखा जाएगा। संभावित है कि फरवरी अंत तक स्कूलों में ही 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं ली जाएं। अतिरिक्त निदेशक कॉलेज डॉक्टर प्रमोद चौहान ने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर मामला सरकार के विचाराधीन है। इस मामले में निर्णय सरकार के निर्देशानुसार ही लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही चाहा था कि भी इस बारे में कुछ विभाग प्रपोजल या कुछ इस तरह से सुझाए कि भी किस तरह से स्कूल खुल सकते हैं। तो इस बारे में जो भी निर्णय होगा वो सरकार इस बारे में विचाराधीन है और हो सकता है कुछ दिनों में इस बारे में विभाग जो है इस बारे में कुछ निर्णय भी ले लेगा। कोविड की जो सिचुएशन है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है और कोविड के जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं और काफ़ी स्थिति में सुधार आ गया है। संभावना हो सकता है कि फरवरी मंथ में जो पहले प्री बोर्ड के जो एग्जामिनेशन वो शायद ऑफलाइन मोड में ही होंगे। विद्यार्थी स्कूल आकर भी हो सकता है ये जो एग्जामिनेशन है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्कूल आकर ही दें। बाकी स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर स्थिति आगे ना बिगड़ी और इसी तरह से इम्प्रूवमेंट होता गया तो ऑफलाइन मोड में होंगे, अन्यथा हम किसी और माध्यम से इस बारे में योजना बनाएंगे। और अब किसान आंदोलन से जुड़ी खबर की बात करते हैं। किसान कानूनों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है और किसानों और सरकार के पक्ष को सुनने के लिए एक कमेटी के गठन का फैसला किया है। ये कमेटी दोनों पक्षों से किसान कानून के मुद्दे पर बात करेगी। जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं सौंपती और सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से फैसला नहीं सुनाती, तब तक किसान कानून लागू नहीं होंगे। लगातार 2 दिन तक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानून के लागू करने पर फिलहाल रोक का फैसला दिया है। सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, किसानों की जमीन बिकने नहीं देंगे। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अंतरिम आदेश पारित करेंगे। दोनों पक्षों की तरफ से पूरी सुनवाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इससे पहले सोमवार को चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना, जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान संकेत दिया था कि वह कृषि कानूनों और किसानों के आंदोलन से संबंधित मुद्दों पर अलग अलग हिस्सों में आदेश पारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार को फटकार भी लगाई थी और कहा भी था कि सरकार ने जिस तरह से इस मुद्दे को डील किया है वो तरीका सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी के गठन का आदेश दिया है उसमें किसान कानून से जुड़े हर पक्ष के लोग शामिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ बातचीत का अभी तक कोई हल नहीं निकलने पर केंद्र को आड़े हाथ लिया था और सारी स्थिति पर घोर निराशा व्यक्त की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी संकेत दिया था कि वह किसी पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सकता है जिसमें देश की सभी किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है। इधर हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रदेश भर में 700 केंद्रों पर अंतिम ड्राई रन किया गया। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ ड्राई रन दोपहर 1 बजे तक चला। हर सेंटर में 25-25 लोगों पर ट्रायल किया गया। इससे पहले भी 1 और 7 जनवरी को ड्राई रन हो चुका है। प्रदेश में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 1,35,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। प्रदेश भर में 350 सेंटर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेंटर में हर दिन 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। हिमाचल में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन पहुंच जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अभी करनाल से हिमाचल के लिए वैक्सीन भेजी जानी प्रस्तावित हुई है। एक वॉयल में 10 डोज होंगे।
एक एक कर 10 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। ये वैक्सीन हवाई मार्ग से हिमाचल आएगी ताकि समय रहते वैक्सीन पहुंचाई जा सके। 16 जनवरी को डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी वैक्सीनेटर सेंटर पहुंच जाएंगे। हिमाचल के 350 कोविड वैक्सीन सेंटर में 5000 अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वैक्सीन को लेकर हिमाचल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन आने के बाद हिमाचल प्रदेश से कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीन आ रही है इस फर्स्ट फेज के इसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से आ रही है और 93,000 डोजेज उसमें होंगी, कोविशील्ड के नाम से होगी है और उसमें 386 जो है हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स जो बने हैं हिमाचल प्रदेश में वहाँ तक इसको पहुँचाएंगे। और अभी इसमें स्टेट लेवल का जो हमारा सेंटर है इसका वैक्सीन का वो शिमला है, 2 रीजनल मंडी और धर्मशाला है और वहाँ पर इसको पहुँचाने का इंतज़ाम करेंगे। और 46 सेशन जो है उसमें ये सेशन साइट्स जो है उसमें हमने प्लान की है। ये वैक्सीन जिनको पहले फेज में लगनी है उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स उनको ये लगनी है। उस तरीके से हमारी तैयारी पूरी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वैक्सीन के आने के बाद इसको रोकने में हम सफल होंगे। पिछले कुछ दिनों से बहुत शार्प डिक्लाइन है हमारे कोविड के नंबर और डेथ में भी काफ़ी कंट्रोल आया है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में बहुत तेज़ी से हमारा ये नंबर ऐसे भी कम आ रहा है और ख़ासतौर से ये वैक्सीन आने के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स।